पहली कविता है, इसका शीर्षक है अनुकरण। मैंने किसी का अनुकरण नहीं किया। मैंने किसी का अनुकरण नहीं किया। जिन्होंने किसी का अनुकरण नहीं किया, मैंने उनका अनुकरण किया। मैंने किसी का अनुकरण नहीं किया। जिन्होंने किसी का अनुकरण नहीं किया, मैंने उनका अनुकरण किया। मैं मौलिक नहीं हूँ, मैंने पूर्ण विराम चुराए हैं। अगली कविता है, इसका शीर्षक है रेलें ट्रेन्स। कभी कभी मन करता है कि बस चलते जाओ। कभी कभी मन करता है कि बस चलते जाओ। यह जो हमारे लिए कभी कभी का रोमांच है, उनके लिए रोज का जीवन है। वे इसलिए ही हमें पसंद हैं। उन्हें हम खुलने से पल दो पल पहले ही पकड़ लेते हैं। कभी कभी खुलने के बाद भी वे हमसे छूटने नहीं पाती हैं। छूट भी जाती हैं, तब भी छूटने नहीं पाती हैं। वे छूटने पर भी बहुत विकल्पमय हैं। उनमें पूरा मुल्क बसता है। वे हमें उन सारी जगहों पर ले गईं जहां हमने जाना चाहा, और वहां भी जहां जाने का मन नहीं था। वे पहुंचा ही देती हैं। वे बराबर चाल हैं, एक सरलता, एक धैर्य लिए हुए। उनके बाहर देखकर चिंतक हुआ जा सकता है, उनके भीतर देखकर मनुष्य। यह बहुत पूर्व की बात है, जब हमने उन्हें चलाया और चलते हुए देखा, बदलते हुए देखा और बदलते हुए और बदलते हुए देखा। उनके पास गति वैविध्य की अनिवार्य वजह हैं, और ध्वनि वैविध्य की भी, गंध वैविध्य की भी। वे सुनसान से गुजरती हैं सूर्य को चीरती हुई। वे बताती हैं कहाँ कहाँ है अंधकार और अन्याय और असमता। वे बहुत यकीन देती हैं और छीनती हैं और लौटाती हैं। यह उनकी नियति नहीं है, उनकी आदत है कि वे जहाँ से जाती हैं वहाँ को लौट आती हैं। उन्होंने घेरे ही रखा हमें नागरिक होने के बोझ से। वे जमीन के सबसे ज़्यादा करीब हैं, और होने के और न होने के। वे सतत संगीत हैं। वे जब रुकी होती हैं तब भी उनमें एक तान होती है। उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा जोड़ा, उन्होंने तोड़ा और छोड़ा। या विचित्र है कि उनके बारे में कहते जाओ तो कहने का अंत ना हो, और यह भी विचित्र है कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके बारे में एक बात जितनी सच है, उतनी ही दूसरी भी। ये तो राष्ट्रीय किस्म की रेल पर एक कविता है। एक कविता मेट्रो पर थी, दिल्ली मेट्रो पर, वो भी सुना रहा हूँ। मेट्रो में रोना इस कविता का शीर्षक है। जैसे रोना चाहिए वैसे नहीं रो रही थी वे। वहाँ संसद थी और केंद्रीय सचिवालय का मेट्रो स्टेशन, जहाँ से एक लंबी सुरंग से गुजरकर मेट्रो रेल दिल्ली विश्वविद्यालय तक जाती थी, बगैर धूल उड़ाए हुए मेरे धूल धूसरित भारत में। यह शासन के अनुशासन में गुजर जाने का वर्तमान है, और रुलाइयों के व्याकरण पर इसका गंभीर प्रभाव है। यहाँ बेवफाइयाँ हंसमुख और जुदाइयाँ शुष्क थीं, और इस वर्तमान में एक लड़की और उसके साथ दो बच्चियाँ, जो उस लंबी सुरंग में से गुजर रही मेट्रो रेल के भीतर बराबर रोए चली जा रही थीं। जैसे रोया जाता है वैसे, जैसे रोना चाहिए वैसे नहीं। लड़कियों और देवीय सेलफोन धुनों को बेअसर करती हुई उन बच्चियों की रुलाई भीड़ में हॉर्न की तरह थी। दिल्ली पुलिस के आंख और कान बनने के चक्कर में लगभग अंधे और बहरे हो चुके नागरिकों और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के अब तक के स्वर्णिम अतीत में यह रुलाई संभवतः पहली बार थी। दिल्ली पुलिस के आंख और कान बराबर पूछताछ कर रहे थे, लेकिन बच्चियां अपनी रुलाई से आगे नहीं बढ़ पा रही थीं, और लड़की खुद की चुप से। अंधी और बहरी नागरिकताएं तब तक चैतन्य नहीं होती
जब तक सामान्यताएं अपवाद में न बदल जाएं। लेकिन यह चैतन्यता अपंगता ही है। इसलिए एक रुमाल, एक कलम, एक ट्रांजिस्टर बम है। सब मकान मालिक शरीफ और सारे किराएदार लुटेरे हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट, जब ये कविता लिखी गई थी तब 500 और 1000 रुपए के नोट चलते थे। सब मकान मालिक शरीफ और सारे किराएदार लुटेरे हैं। 500 और 1000 रुपए के सब नोट जाली हैं। कहीं कोई मजबूरी बताकर कुछ मदद मांग रहा व्यक्ति ठग है, और यदि यही मजबूरी कहीं कुछ बेच रही है तो माल यकीनन चोरी का है। और बच्चे यहाँ तभी रोते हैं जब वे अपहृत होते हैं। और इस अर्थ में मेट्रो में रोना अपहरण में रोना था। मेट्रो में रोना सब गंतव्यों पर रुक रुक कर रोना था। मेट्रो में रोना संसद से जहांगीरपुरी तक रोना था। मेट्रो में रोना मेट्रो में होना था। एक कविता है सोना। सोते हुए सिर खोजते हैं कोई अवलंब, जहां वे टिक सकें और कोई उन्हें हटाए नहीं। सोते हुए सिर खोजते हैं कोई अवलंब, जहां वे टिक सकें और कोई उन्हें हटाए नहीं। उनकी तयशुदा जगहों और तयशुदा जगहों से बाहर भी निश्चिंत नींद नहीं। उनके बिस्तर पर उपस्थित है संसद, समाज, न्यायालय और पत्रकार। ख्वाब खून खून हुए जाते हैं। एक शदीद नंगई है सब तरफ, आंखों से उतरकर हाथों को विवश करती हुई। अब इस मुल्क में अफवाह कुछ नहीं, अफवाह ही सब कुछ है। एक कविता है, इसका शीर्षक है एक ही दुख। मेरे पड़ोस में 4 महीने की बच्ची की मृत्यु का दुख समझ में नहीं आता। हिंदी कविता पे एक बड़ा आरोप है, वो ये सामान्यतः जो हिंदी कविता के गंभीर पाठक नहीं है वो अक्सर ये लगाते हैं कि वो गद्य को एंटर मार मार कर लिख दी जाती है, कि वो उसमें लय नहीं है। कल हम लोग एक अनौपचारिक संवाद में भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि वो जनता से कटे होने का कारण ये है कि उसमें गीतात्मकता नहीं है। तो ये मैंने उस पर ही एक बात लिखी है, शुरू से सुना रहा हूँ पूरी कविता। मेरे पड़ोस में 4 महीने की बच्ची की मृत्यु का दुख समझ में नहीं आता। एक ही दुख है जिसे 4 पंक्तियों में तोड़ दिया मैंने। पहली पंक्ति थी मेरे पड़ोस में, दूसरी थी 4 महीने की बच्ची की, तीसरी पंक्ति मृत्यु का दुख, चौथी समझ में नहीं आता। मेरे पड़ोस में 4 महीने की बच्ची की मृत्यु का दुख समझ में नहीं आता। एक ही दुख है जिसे 4 पंक्तियों में तोड़ दिया मैंने। मुझे प्रत्येक दुख समझना चाहिए लेकिन नहीं समझ पाता। पुरुषों को नहीं समझ आते स्त्रियों के दुख, और न ही स्त्रियों को पुरुषों के। 35 की उम्र में नहीं समझ में आते 55 के दुख, 55 में नहीं 75 के। एक पत्ती कितनी अलग है दूसरी पत्ती से, एक पशु दूसरे पशु से। इतना वैविध्य है संसार में कि एक से नहीं है, एक से लगते दुख एक ही पंक्ति में लिखे हुए। एक कविता जो भी आपने एक नाट्य प्रस्तुति देखी उसमें भी इसका प्रयोग किया गया। कविता का शीर्षक है उनके खिलाफ। मैंने उनके खिलाफ कुछ कहा तो उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगाई। मैंने इस पाबंदी के खिलाफ कुछ कहा तो उन्होंने फिर मुझ पर पाबंदी लगाई। इस सिलसिले में इस कदर दोहराव रहा कि अब मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, यह छोड़कर कि उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगाई। एक कविता है, इसका शीर्षक है अच्छे के लिए। कविता की पहली पंक्ति अच्छी लगती है। सोकर उठी स्त्री अच्छी लगती है। उठते हुए शटर अच्छे लगते हैं। स्टार्ट होते हुए ट्रक
अच्छे लगते हैं। चप्पलों में घुसते हुए पैर अच्छे लगते हैं। जब भी कहीं कोई चल पड़ता है अच्छे के लिए, अच्छा लगता है। आखिरी कविता सुना रहा हूँ, इसका शीर्षक है आत्मवक्तव्य। मैं घुसा ही यह सोच कर था कि कुछ नया करूँगा, पर मैंने पाया नए को सबसे ज़्यादा साफ अगर कुछ नज़र आता है वह बाहर का रास्ता है। मुझे खदेड़ा जाएगा यह तय था, इसलिए मेरी सारी तैयारी शुरू से ही शहादत की थी। शहादत से पहले मैंने बहुत कुछ नया किया, जिसके बारे में मुझे शहादत के बाद पता चला कि उसमें कुछ भी नया नहीं था। सब कुछ ना और या जितना ही पुराना था। इस बीच मैं कभी प्रशंसा से घायल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कुछ मुझे झूठ लगता था। मैं रह सकता तब इस तरह नहीं रहता, रहता बोलने की कला जानने वालों की तरह। मैं बह सकता तब इस तरह नहीं बहता, भावनाओं की तरह। मैं कह सकता तब इस तरह नहीं कहता।